अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय लेक्चर्स। आई एम योर सोशल स्टडीज लेक्चरर मिदत अब्बास। कैसे हैं आप सब? वी स्टार्टेड चैप्टर 15 द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम इन द लास्ट लेक्चर। आज हम उसको फिनिश करेंगे और उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्सीलेंट, एक रिकॉल। पिछले लेक्चर में वी स्टार्टेड अप कि 1857 की वॉर के बाद क्या रिजल्ट्स निकले, किस तरह ब्रिटिशर्स हेल्ड मुस्लिम्स रिस्पॉन्सिबल, सारी जिम्मेदारी मुसलमानों के कंधों पे डाल दी गई फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और जिसकी वजह से मुसलमानों को ब्रिटिशर्स का बुरा बिहेवियर और बहुत सारी और भी चीजें बर्दाश्त करना पड़ी। देन वी सॉ कि देयर वर एक्ट्स व्हिच वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेजेंस की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल जो था वो डिक्लेयर कर दिया था ओवर द सब कॉन्टिनेंट इन दोज पार्ट्स जहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो प्रिवेल करती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेटरमेंट की तरफ मूव होना शुरू हुई। वो इस तरह क्योंकि देयर वर एक्ट्स व्हिच वर पास्ड जिनके अकॉर्डिंगली जो वाइसरॉय था व्हिच वाज द हेड ऑफ द इंडिया एट दैट टाइम, और वो ब्रिटिशर ही हुआ करते थे, दे हैड अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वाइसरॉय की, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता पहले इंडियंस को बैठने की इजाजत दी गई और ब्रिटिश खुद जो थे वो पिकअप करते थे या चूज करते थे कि कौन सा इंसान होगा या कौन सा इंडियन होगा जो उसमें बैठेगा, which were usually princes, nobles, senior people. Then there was another act which was passed in 1891. उस एक्ट के अकॉर्डिंगली इलेक्ट होने का राइट दे दिया गया, लेकिन कि मुस्लिम्स अगर मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो वो उसको इलेक्ट करेंगे, और अगर हिंदूज चाहते हैं तो हिंदूज इलेक्ट करेंगे, एंड दे विल डू इट सेपरेटली, कंबाइंड। वो एक दूसरे के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चूज नहीं कर सकते। ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। उसके बाद बात आई 1905 की, 1905-1906। पॉलिटिकल एंड सोशली इंपॉर्टेंट। व्हाई पॉलिटिकली एंड सोशली इंपॉर्टेंट? क्योंकि जो वाइसरॉय था उस वक्त इंडिया का, उसने बहुत सारे ऐसी चीजें जो थी वो पास की, सम डिसीजंस वर मेड जो कि बाद में सम हैड गुड इम्पैक्ट एंड सम हैड बैड इम्पैक्ट। लेट्स टेक अ लुक। लॉर्ड कर्जन वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। अब इस वाइसरॉय का अपना एक विजन था। ही अंडरस्टूड द फैक्ट कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए उनका मजहब, देयर रिलीजन, उनका कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है, और सिंस वो लोग यहाँ सदियों से, इतने सालों से रह रहे हैं, तो ये जियोग्राफिकली भी इंपॉर्टेंस उनके लिए रखती है। ही बिल्ट मोर यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स फॉर पुअर पीपल। लॉर्ड कर्जन ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बनवाई, उसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल बनवाए, क्योंकि स्कूल्स तो उस वक्त थे लेकिन जो गरीब लोग थे वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ही मेड प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स सो दैट पुअरर पीपल कैन सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल। He understood that past cultures, Hindu, Muslim, Buddhist, were very important and they needed to be preserved. अब सिर्फ इस बात को समझना जरूरी नहीं था कि ये चीजें उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये रिलीजन, ये कल्चर, इस बात को प्रिजर्व करना, संभाल के रखना भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो कि लॉर्ड कर्जन को समझ आ गया था। Then under him a decision was taken, partition of Bengal. Bengal उस वक्त was one of the largest provinces, और उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको डील करने के लिए उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बंगाल। वेस्टर्न बंगाल में जो था वो हिंदू मेजॉरिटी थी एंड इट वाज अ रिच पार्ट। जो ईस्टर्न बंगाल था वो वहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी एंड इट वाज अ पुअरर पार्ट। पार्टीशन ऑफ बंगाल कर तो दी गई, इसका जो बेनिफिट था वो मुसलमानों को जाना था, बट हाउएवर हिंदूज ने इस बात को गेज कर लिया। जब उन्होंने इस बात को गेज किया तो उनका रिएक्शन कुछ यूं आया कि दे सेड कि अब जो भी हमारी ट्रेड होगी इट विल हैव टू गो थ्रू द ईस्टर्न पार्ट, लेकिन उनको अब वेस्टर्न पार्ट में रहने की वजह से जो पुअरर मुस्लिम्स हैं या पेजेंट्स हैं जिनको वो मजदूरों के तौर पे यूज कर सकते थे, अब वो यूज नहीं कर सकेंगे। सेकेंडली उनको ये बात भी नजर आई कि जो मुस्लिम्स हैं उनको अगर सेपरेट आइडेंटिटी या सेपरेट जगह मिल गई तो वो तो इंपॉर्टेंस गेन कर लेंगे, उनके लिए बेनिफिट्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट दे डिडंट वांट। अब ये तो था हिंदू रिएक्शन, हिंदूज का रिएक्शन नेगेटिव आ रहा था और उसकी वजह से ब्रिटिशर्स पे एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, क्योंकि हिंदूज वर इन मेजॉरिटी एंड बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड बिकॉज ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द इंडियन बिकॉज ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट जॉब्स, उनके जो इम्पैक्ट है या असर है वो भी बहुत पुरजोर था। मुस्लिम रिएक्शन,
मुस्लिम्स एट दैट टाइम डिड नॉट रियलाइज कि ये हमारे लिए फायदेमंद चीज साबित होगी. उनको बेसिकली ये नजर आया कि सारे ट्रेड सेंटर्स जो हैं, क्योंकि वेस्टर्न बंगाल वाज द रिचर साइड, वो रिचर साइड पे चले गए हैं और ईस्टर्न साइड पे देयर इज नथिंग रिलेटेड टू द ट्रेड. एट द एंड व्हाट हैपेंड दैट बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव रिएक्शन, ये बात मुसलमानों को समझ आई कि हिंदूज कैन नेवर कोएग्जिस्ट विद देम विद इन वन स्टेट, क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स से जान छूटेगी तो हिंदूज उनके ऊपर अपनी इजारादारी या अपनी हुकूमत रखेंगे. एंड ऑल्सो द फैक्ट कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी, इट वॉज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन, पहले ग्रुप था फिर ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हुआ. इट वॉज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करेगी. बट एट द एंड इन रिएक्शंस एंड बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स, बिकॉज ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, जिसकी सारी जिम्मेदारी मुसलमानों पर डाली गई, इन इवेंट्स की वजह से मुसलमानों को ये नजर आ गया कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इट कैन नेवर रिप्रेजेंट्स द मुस्लिम ऑफ इंडिया. So because of all these factors, finally All India Muslim League 1906 में वजूद में आई, and it was a political party which represented all the Muslims of Indian subcontinent. So ये एक ऐसा political event था which brought new version, new perspective to the Muslims, और मुसलमानों के लिए ये उम्मीद आई कि they can have separate homeland. Then came Morley Minto reforms in 1909. 1909 में Morley Minto reforms. Morley was Secretary of State of India in London. He was the representative which was working in London, and Lord Minto was the Viceroy of India during this year. Both of these people combined together and they passed few reforms which proved to be good and successful for the people of India. और इन reforms ने ये pathway बनाई कि later on जो India है, it can be an independent state. वो रिफॉर्म्स क्या थी? लेट्स टेक अ लुक. फर्स्ट वाज ऑल प्रोविंसेस मस्ट हैव देयर ओन रीजनल गवर्नमेंट विद इलेक्टेड एज वेल एज अपॉइंटेड मेंबर्स. जितने प्रोविंसेस हैं उनकी अपनी रीजनल गवर्नमेंट होगी, जिसमें इलेक्टेड और अपॉइंटेड दोनों लोग होंगे. इलेक्टेड का मतलब कि लोग खुद वोट करके उनको चूज करेंगे, और अपॉइंटेड जो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी. सो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन जिसमें गवर्नमेंट की भी चलेगी और लोगों की भी सुनी जाएगी. सेकेंड, माइनॉरिटीज सच एज मुस्लिम्स एंड सिख्स were to have separate representatives. जो minorities हैं, वो लोग जो कम तादाद में हैं, जिनकी आबादी कम है, जैसे कि मुसलमान और सिख उस वक्त थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो उन लोगों को अपने सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे. मतलब वो अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने जो लोग हैं वो खुद चूज करेंगे. थर्ड वन बीइंग इंडियंस कुड बी अपॉइंटेड टू द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. अब इंडियंस को वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी अपॉइंट करना शुरू कर दिया था. सो ये अगेन these were the steps which were leading towards the independence of the Indian state. Unfortunately, 1911 में, because of the pressure of the Indians, Hindus, the Britishers reversed the partition of Bengal, and this was an unfortunate decision which was taken by the British government. और इसमें जो बेहतरी मुसलमानों की हो रही थी, उस पे एक full stop लग गया. Now this is where I'm going to end my chapter, because you had to see the struggle of freedom till the fact where 1909 and Morley Minto reforms were passed, leading to the formation of a political organization for Muslims of India and a pathway which showed that yes, Indian subcontinent can have an independent identity. Now moving on, questions. First one, explain the importance of the Government of India Act 1858. 1858 में जो Government of India Act पास हुआ था, उसकी क्या importance है? We discussed the fact in the last lecture, which is the lecture number 1 for this chapter, कि Indian Act 1858 क्या था. I would like you people to pause the video, go back to that lecture and see कि उस important act में क्या बात कही गई थी. And that thing you have to write as an answer for this question. Second one being, what did the Indian Councils Acts of 1861 and 1892 mean for the people of subcontinent? इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 और 1892 में पास हुए थे, उनकी बड़े सगीर के लोगों के लिए क्या अहमियत है? नाउ फर्स्ट थिंग, जो 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ था, उस एक्ट में इस चीज की इजाजत दी गई कि वॉइसरॉय की काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इंडियंस कैन सिट एंड दे विल बी चोजन बाय द ब्रिटिश अथॉरिटीज के कौन से लोग बैठेंगे. और 1892 में इट वाज द नेक्स्ट स्टेप, जिसमें ये अलाउ किया गया कि दैट मुस्लिम्स एंड हिंदूज विल इलेक्ट, वो खुद चूज करेंगे बाय वोटिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स जो वो चाहते हैं कि वॉइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा बने. एंड मुस्लिम्स एंड हिंदूज बोथ वर गिवन सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स. नाउ दिस वाज अ ह्यूज स्टेप, क्योंकि मुसलमानों को अपनी आइडेंटिटी मिलती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा था एज अ सेपरेट नेशन.
Third question is, Lord Curzon established primary and secondary schools in the subcontinent. What was the usefulness of this step? लॉर्ड कर्जन ने प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल सेटअप किए थे बरे सगीर में उस वक्त, और इस स्टेप की क्या अहमियत है या क्या अफादियत है? नाउ द पॉइंट इज दैट एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट. मुसलमानों ने 1857 की वॉर के बाद जो है हर चीज से कता ताल्लुकी कर ली थी. दे वर नॉट पार्टिसिपेटिंग एंड कोऑपरेटिंग विद द गवर्नमेंट, क्योंकि वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो आर द रूलर्स एट दैट टाइम. हाउएवर ही सेट अप दी स्कूल्स ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी बिना पैसे खर्च किए अपने बच्चों को जो है वो स्कूलों में भेजें और बेसिक लेवल की जो एजुकेशन है वो हासिल कर सकें. सो यस, दिस वाज अ स्टेप टुवर्ड्स द social uplift of the Indian subcontinent at that time. Now, fourth question is, why are the Morley-Minto reforms considered important? Morley-Minto reforms कब पास हुई थी? Excellent, 1909 में. अब इनकी इंपॉर्टेंस या अहमियत इस बात से समझ आती है कि ये वो रिफॉर्म्स थी जिन्होंने वो पाथवे बनाया कि लेटर ऑन इंडिया में इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट कर सकती है एंड ब्रिटिशर्स कैन गो अवे. क्यों? क्योंकि इन रिफॉर्म्स ने जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी, लोकल गवर्नमेंट्स, उनको जो था वो लेके आए लाइट में. सेकेंडली मुस्लिम्स और सिख्स जो माइनॉरिटीज थी उनको सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिली. सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स विच वर एक्चुअली गिविंग होप to the people of the subcontinent ke okay, there will be an independent state in the Indian subcontinent and the Muslims can have a separate homeland as compared to other people, and they will not be able to live in the coexisting united India. Fifth one, describe Sir Syed Ahmad Khan's contribution for the Muslims of the subcontinent. Sir Syed Ahmad Khan की जो contributions हैं मुसलमानों के लिए, obviously उन्होंने आके मुसलमानों को इस बात के लिए आमादा किया that they need to गेट द न्यू एजुकेशन. इस बात की इंपॉर्टेंस समझाई कि जब तक वो एजुकेशन नहीं लेंगे वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे. उन्होंने मुसलमानों की जो इमेज ऑफ पोजीशन है इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिशर्स वो ठीक की. ही टुक अप एजुकेशन एज हिज वे ऑफ इन्फॉर्मिंग पीपल एंड enlightening the people कि okay, if you want to live independently you need to come up and you need to have an education. कि तालीम की अहमियत बहुत ज़्यादा है. अगर आगे बढ़ना है तो तालीम हासिल करनी पड़ेगी और उसके लिए जो गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग है उसके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना पड़ेगा. सो यस, एजुकेशनली जब उन्होंने यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस, साइंटिफिक सोसाइटी सेटअप की, वो भी एक इम्पॉर्टेंट उनकी कंट्रीब्यूशन थी. दूसरी तरफ जब उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने, ब्रिटिशर्स के सामने जो मुसलमानों की पोजिशन थी, इमेज, वो ठीक करने के लिए पैम्पलेट्स और आर्टिकल्स लिखे. सो यस, दीज वर हिज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स द मुस्लिम्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. Sixth, make a timeline from 1858 to 1910 to show the social and political developments in the subcontinent. अब आप एक टाइमलाइन बनाएंगे 1858 से लेके 1910 तक की, जो कि इस पूरे चैप्टर का एक समरी है. यू वुड हैव नोटिस्ड कि मैंने पूरे चैप्टर में जो डेट्स हैं वो ब्लैक में लिखी हैं. टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, 1858 में इंडियन एक्ट था, 1861 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट था, फिर उसके बाद देयर वाज 1892 अगेन इंडियन काउंसिल्स एक्ट, 1885 में कांग्रेस की जो डेवलपमेंट थी, फिर उसके बाद 1860 से 90 का पीरियड जिसको ग्रेट कंस्ट्रक्शन पीरियड कहा गया, जब ब्रिटिशर्स ने सब कॉन्टिनेंट में रेल्स, रोड्स, ब्रिजेस, इरिगेशन, कैनाल्स, इस तरह की चीजें बनाई. देन 1892 का काउंसिल्स एक्ट, देन 1905 जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, 1906 जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, and then 1909 when Morley-Minto reforms came. So आपने इस एक इवेंट को टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली ईयर के साथ लिखना है, and that's how you're going to make your timeline. Now here I'm going to end my lecture. आपसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.